हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और इसी के साथ भाई यूरो 2024 स्टार्ट हो चुका है और कितने ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हुआ। भाई खबर पता है तुम कैसे कैसे पढ़ रहे थे कि भाई स्कॉटलैंड के फैंस ने यहाँ पर म्यूनिख को ओवरटेक किया। भाई वहाँ पे दारू भी पिए जा रहे हैं, लगे पड़े हैं, भाई बार बंद हो गए। ये होता है भाई फैंडम कि पता है कि ज़्यादा टीम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उस जर्नी को एंजॉय करना है। लेकिन मैच की बात करते हैं और मैच की स्टोरी लाइन की अगर हम बात करते हैं तो स्टोरी लाइन बहुत तगड़ी थी। जर्मनी अपनी कंट्री में पहला गेम ओपन करने जा रही है और ऐसे में यहाँ पर जर्मनी का 2018 के अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, वर्ल्ड कप 2022 की हम बात करें, काफ़ी ख़राब रहा है। अब उनके अनसिव लीग के अंडर भी यहाँ पर जर्मनी ने अपनी हिस्ट्री का, तुमको एक फैक्ट बता देता हूँ, जर्मनी अगर यहाँ पर होस्ट ना कर रही होती तो उसके बहुत अच्छे खासे चांसेस थे कि जर्मनी यूरोज के लिए क्वालिफाई भी ना करती। वो अपनी हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा गेम एक ही कैलेंडर ईयर में हार गए। ऐसे में यहाँ पर नागल्समैन ने काफ़ी सारे तिगड़म बिगड़म चलाई और उसमें सबसे बड़ा जो हुक्म का इक्का था वो था कि भाई टोनी क्रूस को वापस लाया जाए। और क्या टोनी क्रूस ने उस हुक्म के इक्के के चाल को सही में जस्टिफाई किया? एंड एब्सोल्युटली यस। भाई तुम सोच सकते हो एक प्लेयर ने 102 पास करे, 101 पास कंप्लीट करे, 99% एक्यूरेसी। अब देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पूरी मैच की बात करें तो मैं स्कॉटलैंड से ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था। अब देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्कॉटलैंड कुछ कर ही नहीं रही थी, लेकिन आप ये कह सकते हो कि जर्मनी ने कुछ करने भी नहीं दिया और जब करने की बारी आई तब यहाँ पर उनके पास वो संसाधन ही नहीं बचे कि अब कुछ कर सकते हैं। गेम स्टार्ट होता है और गेम के पहले ही मोमेंट से आपको समझ में आ जाता है कि एक टीम यहाँ पर थोड़ा डैमेज लिमिटेशन के साथ खेलेगी, लेकिन जो दूसरी टीम है, जो होस्ट कंट्री है, जिसके पास पूरा सपोर्ट है, वो नहीं रुकने वाली। वो ना 1-0 पे रुकेगी ना 2-0 पे रुकेगी, वो बल्कि इतना इंटरेस्टिंग वे में लेगी कि अगर उसको बोरियत लगी तो वो खुद का भी गोल मार देगी, और जो कि रोडिगर ने मजाक मजाक में जीप बाहर निकाल के कर भी दिया। लेकिन यहां पर जर्मनी कि इस मैच में हर एक चीज थी। इस मैच में गोल्स थे, इस मैच में इमोशंस थे, इस मैच में वो फैंडम था। एक चीज की कमी थी कि इस मैच में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये देखने को नहीं मिला कि आप जर्मनी को हर्ट कहां कर सकते हो। आपको जर्मनी की वल्नरेबिलिटी एक्सपोज होती हुई नहीं दिखी। डिस्पाइट यहाँ पर आपको अगर उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करें तो इतने सारे हैं कि नागल्समैन को भाई लिटरली क्रेडिट देना पड़ेगा कि पहले ही गेम में, डिस्पाइट सबको पता है कि जर्मनी होस्ट कंट्री है, जर्मनी एक फेवरेट है, लेकिन होस्ट कंट्री के तौर पे, फैन सपोर्ट के तौर पे, इतने बड़े बड़े स्टार के नाम पे फेवरेट बताना एक अलग बात है। इस तरीके की परफॉर्मेंस देके फिर फेवरेट बताना एक अलग ही रुतबा होता है। डेफिनेटली यहां पर अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में सबसे पहली जो डरावनी चीज है वो ये है कि भाई इस टीम में यंग और एक्सपीरियंस का एक ऐसा ब्लेंड है ना जो काफी खतरनाक है। और नागल्समैन उन चुनिंदा मैनेजर्स में से है जो कि उस, मतलब इट्स लाइक कि किसी भी सब्जी के मसाले के साथ आपने मैजिक मसाला ऐड कर दिया तो क्या होता है? स्वाद ही आता है ना। मतलब रोटी पे आपने देसी घी लगा दिया तो क्या होता है? स्वाद ही आता है। और ऐसे में यहाँ पर नागल्समैन वही काम कर रहा है। तुम समझ रहे हो कि गुंडोगन जैसा प्लेयर है, हर इंटरनेशनल टीम एक ऐसा प्लेयर चाहेगी। फ्लोरियन विर्ट्ज एक ऐसा प्लेयर है जो कि हर एक टीम चाहेगी। जमाल मूसियाला एक ऐसा प्लेयर है जो कि हर एक टीम चाहेगी। और टोनी क्रूस एक ऐसा प्लेयर है जो कि सनी लियोनी भी चाहेगी। लेकिन ये सारे के सारे प्लेयर्स एक ही स्टार्टिंग 11 में एक ही साथ खेलते हैं। तुम इमेजिन कर सकते हो? कोई नहीं, तुम स्कॉटलैंड चाहे 5 एट द बैक खिला दे या 35 एट द बैक खिला दे, रोक नहीं सकते। अब देखो यहां पर भी यही था, काय हैवर्ट्ज स्ट्राइकर था, उसके साथ यहां पर फ्लोरियन विर्ट्ज और जमाल मूसियाला नंबर 10 इनसाइड फॉरवर्ड खेल रहे थे। गुंडोगन के पास स्पेस था और टोनी क्रूस का बॉल सर्कुलेट, गेम को ऑर्केस्ट्रेट और यहां पर डिफेंस लाइन के साथ बिल्डअप में मदद करना था। कुछ बचा है क्या? किमिच की बात करें यहां पर, वो भी अपने स्ट्रेंथ पे खेल रहा था। स्कॉटलैंड यहाँ पर गोल कंसीड करती रहती है और कंसीड करती ही रहती है। मतलब मेरे को लगता है कि हर 10-15 मिनट के बाद यहाँ पर पहले हाफ में हमको गोल देखने को मिला, जो कि डेफिनेटली स्कॉटलैंड को कभी यहाँ पर सेटल होने का वक्त ही नहीं दिया। और जैसे यहाँ पर वक्त होने के बारी आई, हाफ टाइम से पहले आपने रेड कार्ड भी उठा लिया। ये गेम काफी मायनों में जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम ये गेम काफी बड़ी बड़ी टीम्स के लिए डरने का वो भी है कि भाई जर्मनी एक ऐसी टीम है ना जिसपे इतने सारे क्रिएटर्स हैं। अगर जर्मनी अपनी वेस्टफुलनेस, अगर जर्मनी अपने चांसेस को बरी कर सके, क्योंकि आज भी बहुत सारे चांसेस थे जो कि वो बरी कर सकते थे, अगर जर्मनी अपने चांसेस को बरी करने पे आ गई ना
तो क्या तो फ्रांस है, फिर क्या इंग्लैंड है और क्या पोर्चुगल है। लेकिन यूरो के पहले गेम की बात करें तो मजा तो बहुत आया इस गेम में। डेफिनेटली यहाँ पे स्कॉटलैंड से मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, इससे तो ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था, डिस्पाइट मुझे पता है कि यहाँ पर जर्मनी के डिफेंडर्स के सामने इतना टिक नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी खैर, अगर हम बात करें इसी के साथ अपनी अगली अपडेट की, तो यहां पर रियल मैड्रिड की बात करें तो क्रिस्टियन रोमेरो टॉटनहम के यहां पर वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार, सबसे अगर हम इस समय वर्ल्ड फुटबॉल की बात करें तो वन ऑफ द वेरी वेरी बेटर सेंटर बैक्स की अगर हम बात करें, क्रिस्टियन रोमेरो रियल मैड्रिड आ सकते हैं। अब देखो, यहां तक जितने भी हम रिपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ यहां पर जो एक ESPN के पैनल में एक अर्जेंटीनियन जर्नलिस्ट कह लो, फुटबॉल पंडित कह लो, रूमर ब्रेकर कह लो, उसने बस बात रखी है कि रियल मैड्रिड यहां पर क्रिस्टियन रोमेरो में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन इस समय अगर अंदर की खबर की बात करें तो एक बार कोई मान के भी चले कि रियल मैड्रिड टॉटनहम के साथ कुछ उलू लुलू हैंकी पैंकी करने के चक्कर में है, मेरे को नहीं लगता कि ये डील यहां पर फाइनलाइज हो सकती है। इसके पीछे एक बहुत सिंपल रीजन है। पहली चीज तो ये कि क्रिस्टियन रोमेरो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है, इसका मतलब रियल मैड्रिड को बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और आप समझ सकते हो कि रोमेरो अभी प्राइम में एंटर कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर यह है कि रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं यहां पर यंग सेंटर बैक्स की तरफ ज्यादा जाती है, मतलब और भी यंग इन्फेंट, समझ रहे हो, स्पर्म उस लेवल पे यंग जाती है। और ऐसे में यहां पर लेनी यूरो की बात करें या फिर एक प्लेयर और है अटलांटा का जो डिफेंडर है उसकी बात करें, तो यहां पर उनके भी अच्छे खासे चांसेस हैं। तीसरी चीज आप कह सकते हो कि देखो, सिंपल सी बात है, चोदले पोगलू का एक अच्छा खासा पीस, भाई वो डिफेंस से स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पर वो वंडरबर्ट को लेके आया है, उसके बाद यहाँ पर वो अपने गोलकीपर को लेके आया, उसके बाद वो यहाँ पर इस समय क्रिस्टियन रोमेरो के साथ लेके आया। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप कह सकते हो कि अरे चुप रहना, बीच में मत बोला कर। तो क्रिस्टियन रोमेरो की बात आप कर सकते हो कि वो भी उस चीज़ को नहीं जाने देगा। खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अपने अगली अपडेट की, तो इस समय इंडियन फुटबॉल की बात करें तो कल खबर तो निकल के ये आई। अब देखो, बहुत डिस्ट्रैक्टिंग खबर आ रही है। सबसे पहले तो ये काफी डिस्टर्बिंग है एज एन इंडियन फुटबॉल फैन, आपको जब ये सुनने को मिलता है कि ईगो स्टिमैच और AIFF के बीच में जो गठबंधन हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया गया है, वो यहाँ पर फुटबॉल कमेटी के रिकमेंडेशंस के खिलाफ हुआ है। उनसे पूछा नहीं गया, और पूछा गया तो माना नहीं गया। ऐसे में यहाँ पर अब ये खबर आई है कि भाई जो विजयन है, जो उसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर बताया कि देखो, हम सीधी सीधी बात है, ईगो स्टिमैच के साथ अभी बात करते हैं, हम यहाँ पर नेशनल मैनेजर्स को देख रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है वो ये है कि भाई AIFF शायद से यहाँ पर कुछ तिगड़म लगाने की कोशिश कर रही है कि ईगो स्टिमैच अपना कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली टर्मिनेट कर दें। 3 करोड़ 60 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर उसको सैक करते हैं। और गिवन द फैक्ट कि ईगो स्टिमैच किस तरीके से अपने आप को कम्युनिकेट करता है, किस तरीके से उसकी ईगो है, या फिर किस तरीके से वो अपने आप को मेंटेन करता है, मेरे को लगता है कि वो इंडियन फुटबॉल के लिए ये करने वाला है। करता है तो भाई डेफिनेटली अ लेजेंड इन माय बुक्स, लेकिन ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन रखना मत। क्या इंडियन फुटबॉल सही में उस चीज को सैक करने वाली है, ऐसी एक्सपेक्टेशन भी रखना मत। सीधी सी बात है, तुमको पता है बहुत PR का काम हो सकता है, सबको पता है कि अगले 1 हफ्ते में सब भूल जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे कुछ ऐसा उखाड़ा तो है नहीं कि इंडियन फुटबॉल को कुछ एक्साइटमेंट होने वाली है, तो अब आने वाले टाइम में भूल ही जाएंगे। नेपाल से एक मैच कर लेंगे या फिर अफगानिस्तान से एक मैच कर लेंगे, हार जाएंगे, जीत जाएंगे, ड्रॉ हो जाए, कोई नहीं, फिर अगले 2 साल में ऐसी गेम खेलते रहेंगे। इसी के साथ अगर बात करें यूरोस की, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। तो भाई पोर्चुगल का ट्रेनिंग सेशन हुआ, 8,000 लोग देखने आए, और देखने नहीं आए, वो कूदने आ गए। भाई यहाँ पर दर्जनों लोग यहाँ पर पिच पे आने लगे, भागने लगे, और क्योंकि ट्रेनिंग सेशन था तो सिक्योरिटी भी कोई इतनी टाइट नहीं थी। डेफिनेटली यहाँ पर भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज द ऑब्वियसली एपिसेंटर ऑफ ये जितना भी हड़कंप मच रहा था, जितना भी भूचाल मच रहा था, कच्छियां गीली हो रही थी यहाँ पर लोगों की, तो डेफिनेटली यहाँ पर सिक्योरिटी उस तरीके से तैयार नहीं थी, और काफी एकदम से बहुत चक्का रह गई, या फिर काफी अनएक्सपेक्टेड वे में उन्होंने इस चीज को देखा। मतलब इट वाज अ वेरी फनी वे कि यहाँ पर पोर्चुगल के प्लेयर्स भी भाई अब कहीं ना कहीं लोगों को रोक रहे थे। अच्छा, इससे सोशल मीडिया पे काफी कंफ्यूजन और काफी मिक्स से ओपिनियन रहता है। लोग कहते हैं कि यार ऐसा क्यों होता है, कहीं ना कहीं फैंस इतने फोटो ही तो लेना चाहते हैं। अब देखो, डेफिनेटली यहाँ पर एक फैन के मन में बहुत प्योर कामसूत्र टाइप भावना हो सकती है, लेकिन तुम इस चीज को समझो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, जब किसी भी बड़े फुटबॉल प्लेयर की बात करें, उनकी सेफ्टी और उनके यहाँ पर पर्सनल राइट के कितना खिलाफ जाता है। आपको नहीं पता कि सामने वाला प्लेयर यहाँ पर उसके मन में क्या मंशा है। अब डेफिनेटली यहाँ पर मैं किसी फैन को टारगेट नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ कह नहीं सकते, आज के जमाने में कुछ नहीं कह सकते। ऐसे में यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको टॉप लेवल पे रखना ही चाहिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं तुमको बताऊं, कल के रेलेवो की एक रिपोर्ट में बताया गया कि पोर्चुगल के कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि रॉबर्टो मार्टिनेज और पोर्चुगल के कॉन्ट्रैक्ट में लिखित में है कि पोर्चुगल अगर यहां पर सेमीफाइनल में नहीं जाती
तो रॉबर्टो मार्टिनेज सैक हो सकते हैं इमीडिएटली, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रॉबर्टो मार्टिनेज सैक हो सकता है। देखो दोनों में बहुत डिफरेंट चीज है। रिटर्न में ये लिखा गया है कि अगर पोर्चुगल सेमीफाइनल में नहीं जाती यूरो 2024 के, तो डेफिनेटली यहाँ पर उस मोमेंट पे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा और यहाँ पर तलाक हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सैक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर पोर्चुगल ये देखेगी कि किस तरीके से हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे, अगर हम बहुत ही गलीज तरीके से सेमीफाइनल नहीं पहुंचे, रिद पिट के खेले हैं, तो डेफिनेटली वो सैक कर देंगे। लेकिन अगर नहीं गए तो कह देंगे ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट नया बना लेते हैं, लेकिन तुमने अच्छा करा, तुम्हारी बस बदकिस्मती रही। काशी गोष्ठी मैच भी ऐसा ही होता। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर अब तुम में से काफी लोगों का यहाँ पर ये सोच होगा कि अगर ऐसा ही है तो इसको डाला ही क्यों। देखो इसके पीछे यहाँ पर बहुत बेसिक सा सिंपल सा रीजन है कि पोर्चुगल ये मान के चलती है कि अगर रॉबर्टो मार्टिनेज यहाँ पर कुछ अगड़म पगड़म कर देता है और कुछ यहाँ पर चीजें साउथ चली जाती है, जिस तरीके से हम सोच रहे हैं वैसी नहीं जाती, उसके विपरीत चली जाती है, तो हम 2026 के वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ा चेंज और कर सकते हैं। पहली बार पोर्चुगल एसोसिएशन की सोच पे अच्छा लग रहा है, गुड। इट्स नॉट डेरोगेटरी, डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी मैनेजर को लेकर, और खुद रॉबर्टो मार्टिनेज को ही पता है कि देखो पोर्चुगल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ऐसे स्टेज पे है जहां पर सेमीफाइनल फ्रॉम अ पोर्चुगल टीम बेयर मिनिमम तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो कि कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है गिवन द फैक्ट। मतलब तुम समझ रहे हो कि फ्रांस, अगर कल को फ्रांस का स्क्वाड है और वो कहे कि नहीं सेमीफाइनल फाइनल तक ही जाना है नहीं है ना। फ्रांस से हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि फाइनल। सेम गोस फॉर इंग्लैंड की फाइनल या जीतना है या तो फाइनल तक तो जाना ही है। पोर्चुगल का फाइनल तक तो आप नहीं मानते, लेकिन सेमीफाइनल तो भाई होना ही चाहिए गिवन द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स दे हैव। बट खैर इसी के साथ अगर आज के यूरोप के प्रीव्यू की बात करें तो भाई यूरोप चैंपियनशिप में सबसे पहले आज भाई स्विट्जरलैंड वर्सेस हंगरी का मैच है। आई एम डेफिनेटली भाई इस समय स्विट्जरलैंड की धरती पे हूं तो मैं उनको ही सपोर्ट करूंगा गिवन द फैक्ट कि बाकी के लोग भी देखेंगे यहाँ पे। लेकिन हंगरी से हम लोग कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस टर्म में स्विट्जरलैंड पे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। उसके बाद एक बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस मैच है यहाँ पर स्पेन वर्सेस क्रोएशिया का, एंड आई एम डेफिनेटली काउंटिंग फॉर स्पेन। भाई पहले मैं क्रोएशिया के लिए थोड़ा सा होता, लेकिन अभी मेरे को यहाँ लग रहा है कि स्पेन के पास भाई प्लेयर्स हैं, समझ रहे हो। पेड्री यहाँ पर खेलेगा, उसके बाद यहाँ पर रॉड्री है, उसके बाद उनके पास लमीन यमाल है, और लाइक निको विलियम्स के बारे में तो मैं भूल ही गया था भाई, डैनी कार्वाहाल है, और यहाँ पर अब नाचो फर्नांडिस भी यहाँ पर इस टीम को लीड करने वाले हैं। आयोमरिक लपोर्ट को बाहर रखा गया है। स्पेन कैन डू वंडर्स। स्पेन नेदरलैंड्स के साइड आई थिंक स्पेन ही एक ऐसी टीम है जिसको लोग ज्यादा भाप नहीं रहे हैं, क्योंकि ज्यादा स्टार प्लेयर नहीं है। ये है भी कि लोग ये समझ रहे हैं कि स्टार पावर तो है ही नहीं, कोई क्रिस्टियानो अर्जेंटीना सेक्सी मेसी टाइप कोई प्लेयर इन पे है नहीं, तो ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे। भाई सबसे बढ़िया चीज यही होती है कि जब लोग की नजर आपसे हटती है तभी सबसे बड़ा हमला आपको करना पड़ता है, एंड दिस इज व्हाट स्पेन कैन डू इन दिस यूरोपियन चैंपियनशिप। लेकिन उसके लिए हराना तो क्रोएशिया को पड़ेगा, और क्रोएशिया एक ऐसी टीम है जो कि आपका काटने में सबसे ज्यादा क्रोएशिया नहीं क्रश लगती है, जो काट देती है। बट खैर इसी के साथ अगर अगले गेम की बात करें तो इटली वर्सेस अल्बानिया है। अगर इटली अल्बानिया को भी नहीं हरा पाई और एक कन्विंसिंग वे में नहीं हरा पाई तो इटली क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं जा रही। वैसे भी मैंने अपनी प्रेडिक्शन में मोस्ट डिसअपॉइंटिंग या फिर मोस्ट अंडरवेलमिंग अगर कैंपेन की बात करिए तो वो इटली का ही कैंपेन होने वाला है। बट डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से आज की क्या प्रेडिक्शन होने वाली है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।